Good morning, friends. Welcome to Best Information English Group and Divine Lights Association. This is कमल। एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक नए ऑडियो के साथ आज हम लोग कुमार गुप्त एंड स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ये सीरीज है एंशियंट हिस्ट्री का चल रहा है और हमने कल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम लोग वहीं से अपना आगे शुरू करेंगे जो होगा कुमार गुप्त के बारे में एंड स्कंद गुप्त। उसके बाद जो और शासक हुए हैं गुप्त वंश में उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये किसका पुत्र था। कुमार गुप्त किसके पुत्र थे, है ना। तो कुमार गुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जैसे भी आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। इनके माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था ध्रुव देवी। ठीक है, इनके माता का क्या नाम था? ध्रुव देवी। आप लोगों ने कल मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ध्रुव देवी थी वो रामगुप्त की पत्नी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके उससे शादी कर लिया था, तो वही ध्रुव देवी हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये ध्रुव देवी हैं, तो इनसे उत्पन्न हुआ था कुमार गुप्त। आप लोग को मैंने बताया था कुबेर नागा से वो थी प्रभावती गुप्ता, है ना। तो चलिए ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमको कुमार गुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कुमार गुप्त के बारे में हम लोग को जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, भीतरी एक जगह का नाम है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ खड़ा कर दीजिए, चाहे वो लोहे का हो या फिर पत्थर का हो या फिर लकड़ी का हो, है ना। कुछ भी आप खड़ा कर दीजिए तो स्तंभ हो गया। उसी पे जो लिखे जाते हैं वो अभिलेख हैं। तो भीतरी स्तंभ लेख से हम लोग को जानकारी मिलती है कुमार गुप्त के बारे में। ठीक है, अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर पूछता है, कभी क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश की वंशावली किस अभिलेख में मिलता है, तो वो है भिलसाड़ अभिलेख। ठीक है, भिलसाड़ अभिलेख। ये इसमें कुमार गुप्त से पहले के जो शासक हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, मतलब वंशावली मिलती है गुप्त वंश का, जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ऐसे ही, है ना। तो ये दो अभिलेख आप याद रखिएगा। भीतरी स्तंभ लेख, वहाँ से कुमार गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, और जो भिलसाड़ अभिलेख है वहाँ से गुप्त वंश की वंशावली मिलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो कुमार गुप्त प्रथम था उसने आ, उसके बारे में और जानते हैं हम लोग। तो उसके बारे में और कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, ये सही है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। उससे पहले कौन सा विश्वविद्यालय था? तो तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, है ना। वल्लभी विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा अभिलेख
खुदवाने का काम किया है या उत्कीर्ण करवाने का काम किया है, लिखवाने का काम किया है, वो कौन है? तो वो है कुमारगुप्त प्रथम, है ना। सॉरी दोस्त, आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, वो मंद सौर अभिलेख है, ठीक है। मंद सौर अभिलेख से जानकारी मिलती है कुमारगुप्त के बारे में। वहाँ पे मैंने आप लोग को भीतरी स्तंभ बोल दिया है, तो वो गलत है, ठीक है। आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा प्लीज़, ध्यान नहीं पड़ा तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको कि वो मंद सौर अभिलेख है, ठीक है। मंद सौर अभिलेख उसको कौन बनवाया था? तो वत्स बनवाया था, ठीक है। वत्स, आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो अभिलेख है उसको लिखवाया था वत्स ने कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अभिलेख तो मैंने बता दिया कि इसी के टाइम पीरियड का है। इसके बाद बयाना निधि, है ना। बयाना एक जगह है राजस्थान में, ठीक है। बयाना राजस्थान में एक जगह है, वहाँ से सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं गुप्त काल के। तो सबसे ज़्यादा, या पूछता है कि ढेर गुप्त काल के सिक्के मतलब ढेर कहाँ पे मिले हैं, तो वो बयाना निधि है ना। बयाना, आप लोग जगह का नाम है बयाना, तो वहाँ से मिला है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि जब सबसे पहले बुनकर जो होते थे, है ना, बुनते थे, कपड़ा वपड़ा नहीं बुनते हैं, तो उनका भी उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। उनका भी जानकारी मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में और आगे जो कुमारगुप्त है उसके अंतिम टाइम में पुष्यमित्र, है ना। पुष्यमित्र शुंग नहीं दोस्तों, यहाँ पे पुष्यमित्र एक जाति है, उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। ये जानकारी हम लोग को भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है, और ये जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था लड़ने के लिए, ठीक है। तो वो हार गए थे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों स्कंदगुप्त के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के बारे में सबसे पहले आप लोग को जानना है कि अच्छा हाँ, कुमारगुप्त का टाइम पीरियड 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक है, ठीक है। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड 415 से 455 ईस्वी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब स्कंदगुप्त जो है ये 455 से 467 ईस्वी तक शासन करता है। तो सबसे पहला काम जो मिलता है कि सबसे पहले हुड़ों का आक्रमण किसके टाइम पीरियड में हुआ है, तो वो हुआ है स्कंदगुप्त के, ठीक है, या गुप्त काल में ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जो शक थे इससे पहले आक्रमण किए थे, उसके बाद जो विदेशी आक्रमण है वो हूण आक्रमण है। हूण आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ये मध्य एशिया के थे और बहुत बर्बर किस्म के जाति थी। बर्बर मतलब खुखार जिसको बोलते हैं या क्रूर बोलते हैं, है ना, वही बर्बर। तो उस टाइम पे राजा कौन था? स्कंदगुप्त। और हूणों का राजा कौन था? तो तोरमाड़, ठीक है। तोरमाड़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो तोरमाड़ को हराया था
समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, सॉरी, स्कंदगुप्त ने। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है ये जानकारी कि हूणों को हराया था। और विजय का, कि हूणों से विजय किया था, तो इसकी जानकारी दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी युद्ध जो है उसका वर्णन मिला है भीतरी स्तंभ लेख से, और जो विजय का वर्णन है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख में एक चीज और मिलता है कि इसने सुदर्शन झील का निर्माण नहीं, पुनरुद्धार, एक बार फिर से मरम्मत कराया था। ऐसा सीधा बोलिए कि गिरनार पर्वत के पास में जो गिरनार पर्वत पे सुदर्शन झील है वह था, है ना, सुदर्शन झील जो था उसका उसका मरम्मत कराया था। ठीक है, तो कौन कराया था? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त तो जाएगा नहीं, कोई उसका प्रतिनिधि होगा, तो वो था चक्रपाली, है ना, चक्रपाली, तो उसने कराया था। आप लोग को मैंने बताया है कि पुष्यगुप्त वैश्य ने उसका निर्माण किया था मौर्य टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में वो कराया था। फिर उसके बाद नहर निकलवाया था अशोक ने, उसके बाद रुद्रदामन ने उस पे बांध बनवाया था, ऐसा मैंने बताया था। तो ये क्या किया था? ये किया था, वो बांध जो थी वो टूट गई थी, उसी का मरम्मत कराया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो ये 4 सीरियल से याद रखिएगा कि निर्माण हुआ था मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, नहर बनी थी अशोक के टाइम में, और बांध जो बनवाया था वो रुद्रदामन था, है ना, शक वंश का था। और जो बांध का निर्माण करवाया था, मतलब वो टूट गया था, तो कौन करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कहोम स्तंभ लेख है, ये गोरखपुर में है। ठीक है, कहोम स्तंभ लेख, यहाँ से जानकारी मिलती है 5 जैन तीर्थंकरों का, मतलब जैसे नेमिनाथ, पाशुनाथ, महावीर स्वामी, है ना, आदिनाथ, ये सब की जानकारी जो मिलती है मूर्ति बनाने की, है ना, मूर्ति बनवाया था। कौन था वो? भद्र नाम का एक व्यक्ति था, उसने मूर्ति बनवाया था। तो उसकी जानकारी जो है वो कहोम अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ये कहोम अभिलेख आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में स्कंदगुप्त ने स्कंदगुप्त के बारे में इतना ही। ठीक है, इसके बाद परवर्ती शासक आ जाते हैं गुप्त वंश में, और जो परवर्ती मतलब कहने का ये है कि अब इससे महान शासक नहीं हुआ गुप्त वंश में, स्कंदगुप्त ही सबसे महान शासक था। ठीक है, तो कुछ उपाधियां देख लेते हैं, है ना, और सिक्के देख लेते हैं। तो जो कुमारगुप्त प्रथम है उसकी उपाधि थी श्री महेंद्र, है ना, और महेंद्रदित्य, है ना, महेंद्रदित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र। तो ये कुछ उपाधियां हैं किसका? तो कुमारगुप्त का। ठीक है, स्कंदगुप्त का क्या उपाधि है? तो शक्रादित्य। ठीक है, स्कंदगुप्त की जो उपाधि है वो है शक्रादित्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिक्का। तो सिक्के जो थे वो पहले से ही
प्रचलित थे अश्वमेध प्रकार के, है ना, लेकिन अश्वरोही प्रकार के और गज प्रकार के और धनुर्धारी प्रकार के ये सब मौजूद थे, लेकिन गरुड़ प्रकार के ये भी थे। तो गरुड़ की जगह पे अब मयूर प्रकार के आ गए। कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर प्रकार के सिक्के चलाए या कार्तिकेय प्रकार के, क्योंकि जो मयूर है उस पे बैठे हुए हैं कार्तिकेय, तो या उसको कार्तिकेय प्रकार कहिए या उसको कहिए मयूर प्रकार के, तो दोनों एक ही सिक्के का नाम है, या मयूर प्रकार या कार्तिकेय प्रकार। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और दूसरा जो उसने चलाया था कुमारगुप्त प्रथम ने, वो अश्वमेध प्रकार का था। उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना। और स्कंदगुप्त जो चलाया था सिक्का, वो वृषभ प्रकार का, है ना, वृषभ प्रकार का सिक्का चलाया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद शुरू होता है परवर्ती गुप्त, मतलब अब पतन के टाइम में जितने भी गुप्त शासन हुए हैं, जब विनाश हो रहा था गुप्त वंश का, उस समय के शासक कुछ हैं जिनका नाम आप लोग को ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लेता है, कुछ महान भी हुए हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग को ध्यान रखना है। तो पहला जो स्कंदगुप्त के बाद शासक बना था वो था पुरुगुप्त। ठीक है, तो पुरुगुप्त जो था वो स्कंदगुप्त का पुत्र नहीं था, स्कंदगुप्त का भाई था, है ना। स्कंदगुप्त का भाई मतलब कि स्कंदगुप्त का कोई शायद पुत्र नहीं था। जब उसके बारे में नहीं जानकारी मिलती है तो हम लोग शायद लगा देते हैं, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री है और प्राचीन काल में तो शायद का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। ठीक है, तो कुछ एग्जैक्ट नहीं होता है, वहाँ पे शायद ही रहता है। तो जब उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो हम लोग शायद लगा देते हैं। तो वहाँ पे शायद है कि स्कंदगुप्त के कोई भी पुत्र नहीं थे, तो उसका भाई था पुरुगुप्त, है ना। वो शासन संभाला, तो वो उसके पत्नी का नाम था चंद्र देवी। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला शासक होता है वो कुमारगुप्त द्वितीय होता है। तो नाम ही केवल सुनना है आप लोग को, ज़्यादा कुछ नहीं। तो कुमारगुप्त द्वितीय होता है। वो कुमारगुप्त द्वितीय की जानकारी हम लोग को सारनाथ अभिलेख से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद होता है बुद्धगुप्त। तो बुद्धगुप्त थोड़ा बहुत अच्छा शासक रहता है ना। तो बुद्धगुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ दान भी देता है ना। तो इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखना है। तो बुद्धगुप्त के बाद जो है नरसिंह गुप्त। तो नरसिंह गुप्त की उपाधि आप लोग बालादित्य देखते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नरसिंह गुप्त जो है उसके टाइम पीरियड का एक महत्वपूर्ण घटना है कि तोड़माड़ आप लोगों ने पढ़ा है, जो होड़ शासक था, है ना। तो उसका पुत्र था जो तोड़माड़ का पुत्र जो था वो मिहिरकुल था, मिहिरकुल नाम था। तो उसको हराया था नरसिंह गुप्त, है ना, जिसका बालादित्य उपाधि था। ठीक है, तो नरसिंह गुप्त उसको हराया था। और ये जो था मिहिर कुल, ये शैव भक्त था। तो कैसे जानते हैं हम लोग? ग्वालियर अभिलेख से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है शासक दोस्तों, वो आता है भानुगुप्त। ठीक है,
तो भानुगुप्त के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं। भानुगुप्त जो होता है वो 510 ईस्वी के आसपास शासन करता है। ठीक है, तो भानुगुप्त का एक सेनापति रहता है, गोपराज उसका नाम रहता है। ठीक है, जो गोपराज रहता है वो होड़ों से आक्रमण करते हुए मर जाता है। ठीक है, तो उसकी जो पत्नी होती है उसके साथ में सती हो जाती है। आप लोगों ने सती प्रथा सुना होगा, सती सती के बारे में जान रहे होंगे आप लोग। तो सती प्रथा का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वो कौन सा है? एरड़ अभिलेख, जो भानुगुप्त के टाइम पीरियड में बना है। तो कौन सा अभिलेख है? तो एरड़ अभिलेख है। ठीक है, एरड़ अभिलेख आप लोग बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, तो एरड़ अभिलेख आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पहला जो साक्ष्य है अभिलेखीय है, मतलब लिखा हुआ अभिलेख है ना, किताबों में नहीं, अभिलेख है। वो पहला साक्ष्य है सती प्रथा का। वो कौन सा है? भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख। तो उसका जो इसके बाद में बहुत अच्छा दोस्त रहता है गोपराज भानुगुप्त का। तो भानुगुप्त जो था यहाँ से पूरा मूल विनाश कर देता है, मतलब बहुत बुरी तरीके से परास्त करता है हुड़ों को, और उस युद्ध को पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में जो शासक होता है वो होता है वैन्यगुप्त। ठीक है, वैन्यगुप्त। उसके बाद होता है कुमारगुप्त तृतीय। उसके बाद आखिरी जो शासक रहता है वो विष्णुगुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन है? विष्णुगुप्त। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। आप लोग को सुनने में भी बहुत मज़ा आता होगा, जैसे हमको पढ़ाने में मज़ा आता है आप लोग को सुनने में भी मज़ा आता होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो आप ऑडियो के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।